हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर टू पार्ट्स आ जाते हैं, जहाँ पे आता है पहले एंडोक्राइन सिस्टम और नर्व सिस्टम। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊं तो जितनी भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको परफॉर्म करते हैं ब्रेन और हमारे हार्मोन्स, क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं ना, उसके अंदर से हमारे हार्मोन्स ही रिलीज होते हैं। बात कर लेते हैं नर्व सिस्टम की। तो देखिए, नर्व सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जिसके अंदर पीएनएस, जिसे हम पीएनएस भी बोलते हैं। इसके अंदर आ जाती है हमारी क्रेनियल नर्व, जो अराइज होती है फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ब्रेन इसको अराइज करता है। सेकेंड आ जाते हैं स्पाइनल नर्व्स, जहाँ पर जो अराइज होती है बाय द स्पाइनल कोड। बात कर लेते हैं सीएनएस की। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसके अंदर टू पार्ट्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा स्पाइनल कोड, जो प्रोटेक्टेड बाय होता है वर्टिब्रली कॉलम। सेकंड आ जाता है हमारा ब्रेन, जो कनेक्ट होता है, यानी कि जो प्रोटेक्ट होता है बाय द स्कल, जिसे हम खोपड़ी भी बोलते हैं। क्या करता है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करता है, उनको कंट्रोल करता है। देखिए, जैसे कई बार देखा होगा आपने, जब कोई गर्म चीज़ को आपने टच किया होगा तो एकदम से आपका जो हाथ है वो फ्लिप किया होगा, तो वो जो फ्लिप वाली पोजीशन होती है ना, वो स्पाइनल कोड ही एक्टिवेट करता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हॉट प्लेट को आपने टच करा तो जो आपकी स्किन है वो क्या काम करेगी, रिसेप्टर का, उस चीज़ को फील करेगी, उसको वो सेंसरी न्यूरॉन में भेजेगी स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड क्या करेगा, उस सेंसरी न्यूरॉन को चेंज कर देगा मोटर न्यूरॉन में, और उसको इफेक्टर्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू उसको फ्लिप करवा देगा या कर देगा। बात कर लेते हैं न्यूरॉन की। देखिए, न्यूरॉन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जो न्यूरॉन होती है ना, वो हमारी यूनिट होती है ब्रेन की, यानी कि न्यूरॉन जो है वो सेल होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये पूरी बॉडी ऑर्गेन का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सेल होता है, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। देखिए, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले एक बार उसके फंक्शन देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर सेल बॉडी होती है, डेंड्राइन होते हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसको रिसीव करते हैं। एक्सोन की अगर हम बात करें तो एक्सोन क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन हमने ली है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। नर्व एंडिंग की अगर हम बात करें तो नर्व एंडिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को चेंज करते हैं केमिकल सिग्नल्स में, और केमिकल सिग्नल्स फिर क्या होते हैं, हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं और हमें मैसेज मिल जाते हैं। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, ये है हमारी डेंड्राइन, ये हमारी डेंड्राइट होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है। ये न्यूक्लियस है। अगर आपने क्लास 9 में चैप्टर सेल पढ़ा होगा तो न्यूक्लियस के बारे में आपको पता होगा। जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। ये होती है हमारी सेल बॉडी। ये होते हैं एक्सोन। एक्सोन क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे डेंड्राइट तक क्या करेंगे, पास करेंगे। नर्व एंडिंग क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं उनको चेंज करते हैं केमिकल इम्पल्सेस के अंदर, और यहाँ से क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर वो मैसेज पहुँच जाता है। बात कर लेते हैं ब्रेन की। देखिए, ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन जो होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 टाइप्स के नहीं, जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 कैटेगरीज में होता है। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, जिसे हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। इसके अंदर जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो मतलब जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म्ड होती है। इसके अंदर हमारा थिंकिंग पार्ट आ जाता है, मेमोरीज आ जाते हैं, स्पीचेज आ जाते हैं, हियरिंग्स, रीजनिंग, स्मेल, साइट, द सेंसेशंस ऑफ फीलिंग। ठीक है, यानी कि जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने का काम करेगा सेरिब्रम। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको तो देखिए, बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होता, या देखा होता है तो बचपन में देखा होता है या फोटोज वगैरह में देखा होता है, बट सडन अगर आप उनसे मिलते हो तो आपको रिमेंबर रहता है कि हाँ भाई, ये वही पर्सन है जिससे मैं उस समय या उस ईयर या उस टाइम मिला था। तो वहां पर जो मेमोरी थी उस पर्सन के साथ, उसको स्टोर किसने करा, सेरिब्रम में। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो सेरिब्रम होता है वो बुद्धि का पिटारा होता है, या कह सकते हो बुद्धि, जितनी भी ज्ञान होता है, जितनी भी बुद्धि होती है, वो सारी स्टोर होती है हमारी सेरिब्रम के अंदर। बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। तो देखिए, मिड ब्रेन क्या करते हैं, जितनी भी आई मूवमेंट्स होती हैं, प्यूपिल डिलेशंस होते हैं, मसल्स मूवमेंट होती है, वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है मिड ब्रेन।
समझते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के अंदर देखिए 3 पार्ट्स आ जाते हैं, एक आ जाते हैं पोन्स, एक आ जाते हैं मेडुला और एक आ जाता है हमारा सेरिब्लम। देखिए ये सेरिब्लेम है और जो अभी हमने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम जो है वो बुद्धि है हमारी, उसके अंदर पूरा स्टोर रहती है हमारी मेमोरीज और जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज है वो रहेंगी। पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स के अंदर जितनी भी रेगुलेट एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म होती हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो सारा जितना भी कंट्रोलिंग होगी वो होगी बाय द पोन्स। मेडुला के अंदर क्या होता है, मेडुला के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस या फिर रिफ्लेक्स एक्शन मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया। जैसे देख लीजिए बीपी हो गया आपका, वॉमिटिंग, सेलिवेशन, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। सेरिब्लम की अगर हम बात करें तो सेरिब्लम के अंदर जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस होती है, वॉलेंट्री एक्शंस यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं जिनको हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि मेंटेनिंग पोस्चर हो गया, जब आप किसी के सामने बैठते हो तो आप एक गुड पोस्चर के साथ बैठते हो, ऐसा नहीं कि जैसा मना है वैसे बैठ गए, तो वहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से किसके सामने बैठना है, तो उस पोस्चर को मेंटेन करता है सेरिब्लम। या फिर आपका वॉकिंग ना स्ट्रेट लाइन हो गया और राइडिंग अ बाइसिकल हो गया, पिकिंग अप अ पेंसिल हो गया। अच्छा वन मोर थिंग, जो ड्रिंकिंग पर्सन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ड्रंक किए हुए होते हैं उनका जो इफेक्टिवल पार्ट होता है ब्रेन का वो हमारा सेरिब्लम ही होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जितने भी ड्रंक पर्सन होते हैं जो वो ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने के बाद वो सीधे चल नहीं पाते या खड़े नहीं हो पाते, तो उस समय जो उनका सेरिब्लम होता है ना वो फंक्शन मतलब वो काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर देता है इन द सेंस ऐसा नहीं है कि डेड हो जाते हैं, इन द सेंस कि वो उस समय उसको रेगुलेट नहीं करता है। इसी वजह से जितने भी ड्रंक पर्सनस होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पाते या सीधे चल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या करेगा, जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस होंगे उनको कंट्रोल करेगा। इसको समझते हैं एक बार स्ट्रक्चर से। देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 पार्ट्स होंगे हमारे। देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारा फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो जस्ट आफ्टर होता है फोर हेड के अंदर। यहाँ से हमारे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। मैंने अभी चैप्टर को जब स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है, जितना भी कंट्रोल होता है वो 2 तरीकों से होता है, ब्रेन और एक करते हैं हार्मोन्स। तो जो ब्रेन होता है ना वो कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। हार्मोन्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए फोर ब्रेन कहाँ पर होगा हमारा, जस्ट आफ्टर ऑफ फोर हेड। इसके अंदर इसे हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। सेरिब्रम जस्ट मैंने अभी बता दिया बुद्धि का पिटारा या कह लीजिए ज्ञान होता है सारा। इसके अंदर जितनी भी मेमोरीज होती है वो सारी स्टोर हमारी सेरिब्रम के अंदर ही होती है। स्कल के बारे में मैंने बता दिया, खोपड़ी, जिससे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं ऑफ द ब्रेन उसको प्रोटेक्शन देता है स्कल। उसके बाद देख लीजिए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पे होता है, जस्ट आफ्टर या नेक्स्ट टू फोर ब्रेन। जैसे देखा होगा आपने जब हेडेक होता है तो हम लोग ऑयलिंग कहाँ पे करते हैं, मिड में करते हैं, तो वहीं पर हमारा मिड ब्रेन होता है जिसका काम होता है आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, प्यूपिल को करना। आई मूवमेंट्स इन द सेंस आपने देखा होगा जब भी कोई आप शॉकिंग चीज़ देख लेते हो, सरप्राइजली चीज़ देख लेते हो तो जो आपकी आइज होती हैं वो आप एक लार्ज इन साइज हो जाती है या प्यूपिल्स बड़ी हो जाती हैं, तो उन सेंस ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हो जाएंगी, उनको कंट्रोल करना उसका काम होता है मिड ब्रेन का। यहाँ पर हमारा हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन जो होता है वो नेक्स्ट टू होता है मिड ब्रेन के, यानी कि सिर के पीछे की तरफ ये होता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स आ जाते हैं जैसे पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम। ये मैंने जस्ट अभी बता दिया। पोन्स के अंदर क्या होगा, जितनी भी रेगुलेटिव एक्टिविटीज होंगी वो परफॉर्म्ड होगी, जैसे आपका रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया। मेडुला के अंदर जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म्ड होती है, जैसे कि आपका बीपी हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्नीजिंग, कफिंग। और सेरिब्रम के अंदर जितनी भी हमारी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जैसे गुड पोस्चर हो गया या फिर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, वो सारी परफॉर्म्ड होती हैं। ये हमारा स्पाइनल कोड हो जाता है। देखिए जो मैसेज होता है ना उसको रीड आउट करने का काम होता है ब्रेन का, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रीड आउट करना, उसको स्टोर करना काम होता है ब्रेन का। बट उस मैसेज को वो भेजेगा भी तो ना हमारे पार्ट्स के पास, तो वो किसके थ्रू भेजता है, स्पाइनल कोड के थ्रू ही भेजता है। और किस सिग्नल में भेजता है, वो केमिकल सिग्नल में भेजता है। टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स रिलीज करते हैं और कुछ हार्मोन्स हमारे ब्रेन रिलीज करते हैं। तो पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में।
अब हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था मैंने तभी बताया था आपको कि जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करता है ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। एडेनल ग्लैंड होती है कहाँ पे, जो किडनीज होती है ना उसके जस्ट ऊपर, यानी कि किडनीज में ही एडेनल ग्लैंड होती है। इनका काम क्या होता है, जितनी भी जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ा देना या फिर हार्ट बीट का बढ़ा देना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बढ़ा देना, किस रीजन की वजह से, कॉजेस टू एक्साइटमेंट या फिर स्केरी मूवमेंट्स की वजह से। इनको फाइट एंड फ्लाइट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ स्केरी मूवमेंट्स हो जाते हैं या फिर कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट्स हो जाते हैं या फिर कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारी हार्ट बीट्स हो जाती है वो या तो बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लग जाती हैं या फिर जो हमारे हेयर्स होते हैं, मतलब हैंड्स के हेयर्स हो गए, वो खड़े हो जाते हैं स्केरी मोमेंट्स में या एक्साइटमेंट में। तो उन सब के साथ जो डील करते हैं ना वो होता है एडेनल ग्लैंड, यानी कि उनके साथ डीलिंग करने का काम होता है एडेनल ग्लैंड का। सेकेंड बात ये, अब देखिए थायरोक्सिन ग्लैंड। थायरोक्सिन ग्लैंड सबसे पहले समझते हैं होती है कहाँ पर है। ये हमारे नेक के पास होती है थायरोक्सिन ग्लैंड। यहाँ पर जो ये थ्रोट होता है ना, यहीं पर थायरोक्सिन ग्लैंड होती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है ना उसका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखना। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी डिजीज हो जाती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है गॉइटर। देखिए गॉइटर होता क्या है, स्वेल आ जाना नेक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसकी कमी को या थायरोक्सिन ग्लैंड को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, आपने सॉल्ट के पैकेट में लिखा हुआ देखा होगा आयोडीन युक्त नमक, तो वो आयोडीन युक्त नमक टेक ओवर करके हम थायरोक्सिन ग्लैंड को मेंटेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ ग्लैंड की, जिसके अंदर आ जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको रिलीज करता है ब्रेन, और कौन सा ब्रेन करेगा, फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है वो इसको रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये होती कहाँ पर है, देखिए जो हमारा स्कल होता है ना उसके अंदर स्फेनाइड एक बोन होती है, उस स्फेनाइड बोन के अंदर एक गड्ढा सा होता है, तो उस गड्ढे के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो वहीं से रिलीज होता है। अच्छा, अगर इसके वेट की बात करें कि इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट होता है 0.6 ग्राम, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी, यानी कि टाइम टू टाइम हमारी बॉडी की ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना और उसको एक फिक्स्ड लिमिट तक या एक फिक्स एज तक या एक फिक्स्ड पॉइंट तक ग्रो करना। इसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है ड्वार्फिज्म डिजीज। ड्वार्फिज्म कोई डिजीज नहीं है, ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोना, ठीक है। और सेकंड जो डिजीज हो जाती है इससे, वो हो जाती है एक्सेस सीक्रेशन कॉजेज गिगैनिटिज्म्स। देखिए गिगैनिटिज्म्स क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाना, बाय अ स्लो पोर्शन बाय अ फास्ट पोर्शन, यानी कि चीज़ों का बहुत एक लिमिट से बढ़ जाना या लिमिट से कम हो जाना। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही छोटे होते हैं, तो वहाँ पर जो पॉइंट होता है, यानी कि जो की पॉइंट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है, यानी कि एक लिमिट से बढ़ जाना और एक लिमिट से कम हो जाना उसको रेगुलेट करता है या उसके साथ डीलिंग करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की। देखिए टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट ऑफ चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग पबरी इन मेल्स, ये मेल्स के अंदर बेसिकली होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑस्ट्रोजन, ये हमारा ओवरी के अंदर रिलीज होता है। इसके अंदर क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ चेंजिंग विद अकर ड्यूटिंग पबरी इन फीमेल्स, ये फीमेल्स के अंदर रेगुलेट होता है। बेसिकली जो ये दोनों होते हैं ना, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। अब समझते हैं इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन हार्मोन के बारे में। जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना उसको रिलीज करती है पेनक्रियाज। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो पेनक्रियाज होती हैं वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करती हैं। देखिए जो पेनक्रियाज होती है ना उसके अंदर 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो बीटा एंजाइम होते हैं ना उससे रिलीज होता है हमारा ये वाला एंजाइम, ये वाला हार्मोन। बात कर रहे हैं हम इंसुलिन हार्मोन की, तो देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो ब्लड शुगर होता है ना उसको मेंटेन करता है, यानी कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम होता है इंसुलिन का। और इंसुलिन जो एंजाइम होता है वो रिलीज होता है पेनक्रियाज से ऑफ द बीटा एंजाइम।
अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़। जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय इंसुलिन के इंजेक्शंस ही दिए जाते हैं या फिर इंसुलिन की टैबलेट्स दी जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कवर हो गया है। मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट्स को इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में मैंने किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं किया, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट को मैंने स्किप नहीं करा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।